तो अगर हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी जब हम एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे और एल्कीन बन जाएगा। ऐसे केस में हीट रिलीज ही होती है, इसलिए एच की वैल्यू नेगेटिव। दूसरा, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो डिपेंड करेगा पाई बॉन्ड कितने, क्योंकि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा हाइड्रोजन ऐड होगी, और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड होगी तो हीट भी ज्यादा रिलीज होगी। और तुम्हें पता है कि जहाँ पे जितनी ज्यादा एनर्जी होती है, हीट मतलब एनर्जी, जहाँ पे ज्यादा एनर्जी होती है वहां पे स्टेबिलिटी कम। ज्यादा एनर्जी स्टेबिलिटी कम, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी। आगे जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, पहले ए के अंदर एक डबल बॉन्ड और बी के अंदर दो डबल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे दो डबल बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अच्छी बात है, ये तो आंसर होगा टू इज मोर देन वन। यहाँ पे बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। डबल बॉन्ड तो सेम ही है, तो किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज। जल्दी जल्दी बोलो, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। फर्स्ट वाला। देखो, ये है सिस, सेक्स भी सेम साइड पर, यहाँ पे सेक्स के अपोजिट साइड में है, तो ये है ट्रांस। तुम्हें पता है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। और जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना। जो ज्यादा स्टेबल होती है उसकी energy होती है कम। तो अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे कि इसका उल्टा होगा, तो सिस की एनर्जी ज्यादा होगी ट्रांस के कंपेरेटिव में। तो अनिता जो तुमने बोला था फर्स्ट वाला, तो सही आंसर। बताओ, कोई डाउट कहाँ गया। तो याद रखना है, कई बार डबल बॉन्ड सेम होंगे, और जब डबल बॉन्ड सेम होंगे तो तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर कौन सा ज्यादा स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। याद रहेगा ये, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब बताओ, इसमें मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, मतलब पहले तो ये लिख लो कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी है। इसको समझने के लिए काम और कर सकते हो तुम, इसमें बना सकते हो डायग्राम। ये है इथीन, ये है प्रोटीन, सी एच, CH2, सिस और ट्रांस। अब ये बताओ कि सिस और ट्रांस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है। सिस और ट्रांस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है। ट्रांस। बरिंदर, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांस की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। माय बैड, हाइड्रोजनेशन कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अ, अनिता दूसरे वाला, मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगेंस्ट स्टेबिलिटी। अनिता, हाँ, सेकंड एक वाला। सेकंड। फिर फोर्थ वाला। बिल्कुल अब देखो, अगर देखें तो जितने ज्यादा कम
बड़ा साइज होगा कंपाउंड, तो वो उतना ज्यादा स्टेबल भी होगा, है ना। अब इसमें अगर देखें तो थर्ड और फोर्थ वाले का साइज तो सेम ही है, दोनों में ब्यूटीन है। अब इसमें पहले नंबर पे और इस पे दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे होने से क्या होगा। अब सिस ट्रांस तो दिया नहीं हुआ, तो सिस ट्रांस में से तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता, लेकिन हमें सिस ही दिया हुआ है। एक तो ये है और दूसरा ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, CH2 CH3 ये। अब इसमें तुम देखोगे सिस के केस में ज्यादा स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा सिमेट्री है, ये मोर सिमेट्रिकल है। सेंस, ये ज्यादा क्या है, सिमेट्रिकल, और जो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल भी होता है। कोई डाउट? प्रतिज्ञा आवाज आ रही है तुम्हें अब अच्छे से? मतलब तुम्हें तो आ रही है, मुझे देखना है मुझे आ रही है तुम्हारी आवाज। प्रतिज्ञा, अगर नहीं आ रही आवाज तो जो भी आंसर मैं पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर तुम डायरेक्ट लिख के भेज देना। सर से आ रही टेक्स्ट, है आवाज। ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर देना, क्योंकि ये मैं इधर नहीं देख पाऊंगा, मैं फोन में देखूंगा। तो मैक्सिमम ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड कितने, जितनी ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब बताओ मुझे ब्रिंदर कि किस क्या आंसर होगा। प्रतिज्ञा तुम टेक्स्ट कर दो मुझे जल्दी से, ABCD में से बस 1 2 3 4। थर्ड। हाँ ब्रिंदर। थर्ड। सर ऑप्शन 3। थर्ड, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, और इसमें भी 2 डबल बॉन्ड। तो आंसर 3 होगा। कोई डाउट? मिनिमम हाइड्रोजनेशन। फर्स्ट। फर्स्ट वन। अब देखो, सबके अंदर जो क्या बोलते हैं, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। हमें पूछा गया मिनिमम हीट ऑफ एक्शन, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी जब हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। अब अगर देखें दूसरे वाला, दूसरे वाले में सिमेट्री हमें दिख तो रही है, लेकिन पाई बॉन्ड में सिमेट्री नहीं है ना, है ना। पाई बॉन्ड में सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर तुम फोर्थ वाले को देखोगे और ऐसे कट करोगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं, है ना। पाई बॉन्ड के अराउंड में सिमेट्री है। यहाँ पे पाई बॉन्ड के अराउंड में सिमेट्री तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर मॉलिक्यूल है जो CH3 वाले, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस पे दोनों तरफ के तुम्हारे पास बड़े मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा CH3 हो गया, और ऐसे पे क्या बोलते हैं रिंग मॉलिक्यूल। समझे? कोई डाउट? तो मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है जहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, फोर्थ वाले में स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी कम हुई है वो CH3 ने कवर अप कर लिया है। समझिए, CH3 उसको बैलेंस कर। अब है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब हमने सारे पढ़ लिए, उन सबको एक साथ जोड़ रहे हैं कि स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, +H +I और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। +N का मतलब है रेजोनेंस। अगर ये तीनों ज्यादा होंगे, +H +I और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, तो स्टेबल मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। जैसे अगर इन तुम पहले वाले केस में देखो, तुम ये तो एक नॉर्मल है CH3, उसके बाद यहाँ पे +I इफेक्ट है और यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है ना। यहाँ पे है
रेजोनेंस, और तुम्हें पता है रेजोनेंस वाला सबसे स्टेबल होता है, इसलिए इसका सीक्वेंस भी ये दिया हुआ है। ठीक है? तो पहले वाला तो नॉर्मल है, दूसरे वाले में प्लस आई है, और तीसरे वाले में प्लस एम। तो प्लस एम वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे हुआ स्टेबल? एनर्जी के हिसाब से भी देख सकते हो, है ना। अब देखो, अगर जब डबल बॉन्ड आएगा रेजोनेंस की वजह से, तो ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मैंने एग्जांपल दिया था, जो हमें लोन देना है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीपल लोगों में, तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, प्रेशर कम मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे ऊपर कर्ज तो था, लेकिन किसी और ने हमें थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, तो वो भी अच्छा है। अब CA3 केस में क्या है कि हमने किसी का 10 लाख रुपए देना है, किसी ने हमें 50K दे दिया और बोला कि चलो मैं तुम्हारा सपोर्ट कर देता हूँ, तो वो ठीक है। लेकिन रेजोनेंस कैसे काम करता है कि हमें किसी का 10 लाख रुपए देना था, अब वो 10 लाख 3 लोगों को देना है। हमारे दो दोस्त थे, वो बराबर का दे रहे हैं हमारे, ये तो और भी अच्छा है। बताओ कौन सा अच्छा हुआ? इंटर 50K किसी ने हमें डोनेट किए, या हमारा जो कर्ज था वो शेयर कर लिया 3 लोगों के बीच? कोई डाउट? अब अगर यहाँ पे देखोगे, कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो तो। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी देखने के लिए हम देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो कार्बोकैटायन केस में ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों? अब मान लो हमारे पास है कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जब कोई भी मॉलिक्यूल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करेगा, और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? कम। और जैसे तुम्हें पता है, जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। बताओ कोई डाउट? वो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और चार्ज कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कार्बोकैटायन। ठीक है। कार्बोनाइन के केस में उल्टा होता है। जैसे अगर तुम यहीं पे कार्बोनाइन लोगे, तो कार्बोनाइन में क्या होगा कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें अगर R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा गलती से, तो इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। इसलिए केस में उल्टा होता है काम। नेगेटिव केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आने की ट्राई करेगा। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज था उसमें पॉजिटिव चार्ज आने की ट्राई करेगा, तो वो कम हो जाएगा, और चार्ज जैसे ही कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है। कोई डाउट? तो स्टेबिलिटी हो जाएगी ज्यादा। तो याद रखना कि कार्बोकैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कार्बो एनाइन के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात हो रही है कार्बोकैटायन। तो रेजोनेंस का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद प्लस आएगा, और उसके बाद जो नॉर्मल सीगा। ठीक है। कोई डाउट? नो सर। दूसरे केस में देखो। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि तो कॉमन ही है, CH3 के बाद ये, यहाँ पे भी CH के बाद ये कॉमन है, ये एक्स्ट्रा है CH3, और यहाँ पे भी वो सारी चीजें कॉमन है, बस ये दो CH3 अलग है। अब तुम देखो, यहाँ पे दो चीजें काम करेगी। एक तो प्लस आई इफेक्ट, कि दो CH3 मॉलिक्यूल हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम कर देंगे, और चार्ज कम कर देंगे, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से
क्या हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। Make sense? लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ हमारे पास प्लस एच इफेक्ट भी है, हाइपर कंजुगेशन। जो कार्बन पॉजिटिव है ना, उसी नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ हमारे पास 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे है ही नहीं। समझिए? यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे है 0। यहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा उसके, विदाउट। अगर इन तीनों केस में देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 ऑल्टरनेटिव सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 ही और यहाँ पे 1 ही है। इसलिए तुम देखोगे कि लास्ट वाले केस में मैक्सिमम रेजोनेंस होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक। अगर यहाँ पे भी देखें तो पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड जैसा ही है क्योंकि ये sp2 है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस है यहाँ पे भी रेजोनेंस है, लेकिन उसके कंपेरिजन में थोड़ी सी कम है क्योंकि एक ही है। और यहाँ पे क्या है कि तुम्हें लगेगा रेजोनेंस तो बहुत ज्यादा है, रेजोनेंस नहीं हो सकती। क्यों? पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो रेजोनेंस है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव, पहले और दूसरे केस में पॉजिटिव चार्ज सपोर्ट कर रहा है, तीसरे केस में पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही सारा नुकसान हो रहा है। अब बताओ, कोई डाउट इसमें? नो अन्विता, प्रतिज्ञा? नहीं सर। ये देखो, अब इसमें अगर तुम देखोगे तो क्या ये 2 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। दूसरा बात, रेजोनेंस की भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि पहले यहाँ पे डब प्लस चार्ज, मतलब कुछ कुछ ऐसे समझ लो sp2 की तरह है ये है sp2, ये है sp3, फिर से sp2, तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह नहीं काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, दूसरे वाले देखो, पहले वाले में रेजोनेंस नहीं है। ये भी sp2 है, और ये भी sp2। जैसे अगर तुम एक रिंग में ऐसे देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये बेंजीन रिंग की तरह दिखती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी तो ऐसा ही होना चाहिए। राइट? कोई डाउट? ऑल्टरनेट होने चाहिए ना, तो सेम सिचुएशन है। तो कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का सेम हिसाब है। मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे ही हमें देखने को मिलेगी, और ऑर्थो और पैरा पे सेम देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक पे कम है एक पे ज्यादा। जैसे तुम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हो, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होगा। यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पे एकदम सेम होगा, और मेटा पे क्या होगा, 0, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ आई इफेक्ट काम करेगा मेटा पे। जैसे ये सब की मेटा, तो आई इफेक्ट तो सेम है। अब अगर तुम इन सबका देखोगे तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ना, डबल बॉन्ड के बाद ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि क्लोरीन में रेजोनेंस का मतलब होता तो है, लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे प्लस एम मतलब रेजोनेंस। अगर तुम इस केस में देखोगे तो ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तीसरे वाला भी डोनेट करेगा लेकिन थोड़ा सा कम, और पहले वाला तो सारे ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। उसकी वजह से और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल। समझ लो। अब ये तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, बस एक तुम्हारा डाउट हो सकता है कि सर ये थर्ड और फोर्थ में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये क्वेश्चन है कि तुम्हारे मन में नहीं? और ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड के केस में कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सीक्वेंस क्या होगा?
प्लस या नेगेटिव तो हमें पता चल जाएगा सर, लेकिन ये सीक्वेंस पता चलेगा। कोई डाउट है? ये डाउट है, मतलब कोई डाउट नहीं, क्या ये डाउट है? अरे बोलो जल्दी। नहीं सर। बरिंदर? हाँ सर। ये डाउट है कि नहीं कि फोर्थ वाले में स्टेबिलिटी थर्ड वाले से ज्यादा कैसे है? हाँ सर, ये डाउट। तो आंसर ये है कि फोर्थ वाले में है प्लस एम रेजोनेंस इफेक्ट, और थर्ड वाले में है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और इन दोनों इफेक्ट में से रेजोनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब कोई डाउट है? अगर तुम्हें सीक्वेंस नो। बताना हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट की बात बताओ, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग होता है रेजोनेंस एम, उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन, और सबसे कम होता है इन तीनों में से इंडक्टिव। ठीक है, ये सीक्वेंस है। प्रायोरिटी के हिसाब से तुम किसको प्रायोरिटी दो, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड में अगर तुम देखोगे तो सेकंड वाले में की वैल्यू स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि पहले वाले में माइनस एम और यहाँ पे माइनस आई, और माइनस एम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। तो जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी। मोर नेगेटिव इफेक्ट, लेस स्टेबिलिटी। डाउट? अगर यहाँ पे देखिए ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो और मेटा के ऊपर तो तुम्हें रेजोनेंस इफेक्ट दिखेगा, सॉरी ऑर्थो पैरा के ऊपर तो रेजोनेंस इफेक्ट दिखेगा, मेटा के ऊपर सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा। तो इसलिए तुम देखोगे ऑर्थो पैरा पे सेम है, और मेटा पे एकदम इफेक्ट ही जीरो है। इसलिए इनका सीक्वेंस क्या आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में? फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। बताओ, कोई डाउट हो तो एक बार पूछो इसमें से। क्यों? अब सोचो, ये नॉर्मल है जीरो लगाना, यहाँ पे दो इफेक्ट काम कर रही हैं, माइनस आई एंड माइनस एम। यहाँ पे सिर्फ माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई और माइनस एम। अब तुम्हें पता है कि माइनस आई की वैल्यू वन में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पास में ज्यादा काम करता है, दूर में कम करता है ना? इसलिए जीरो वाला तो जीरो ही है, समझ लो एक टाइप से। अब इसमें वैल्यू नेगेटिव हुई, ठीक है, हुई तो सेकंड वाली पोजीशन में हो गई। अ, इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो फोर्थ वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा इसलिए है स्टेबिलिटी, क्योंकि ये जीरो है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, एकदम न्यूट्रल। और सारे क्या कर रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, तो जीरो वाला सबसे बड़ी ही वैल्यू होगी। अगर तुम लो जीरो माइनस टेन माइनस हंड्रेड माइनस 5,000, तो तुम बोलोगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू ये। ऐसे ही हम इसमें देख रहे हैं कि जीरो वैल्यू तो मैक्सिमम, उसके बाद मेटा में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो नेगेटिव तो होगा लेकिन थोड़ा सा कम नेगेटिव होगा। ऑर्थो में माइनस आई भी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू मिनिमम, थर्ड वाले की उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। बताओ इसमें कोई डाउट? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में माइनस एम तो सेम है, माइनस आई डिसाइड कर रहा है। माइनस आई की वैल्यू ऑर्थो में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए तुम देखोगे ऑर्थो की वैल्यू सबसे कम है। बताओ इस डाउट?
इसलिए ये ऑर्थो, मेटा और पैरा की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। डाउट? अरे आज मुझे चंदना आ रही है, वो क्या आ रही आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ अनविता कि चंदना को कॉल लगा लिया जाए आज के लिए। अरे हाँ, आपने कब लास्ट बात की थी? पता नहीं, उसने कुछ दिन पहले मैसेज तो किया था लेकिन याद नहीं आखिरी बार कब किया था। बहुत टाइम हो गया। वो ड्रॉप लेने का सोच रही थी। अब बहुत मेहनती लड़की थी। हम्म। मतलब अगर मुझे लगता है वो लड़की ग्रुप में होगी ना, तो तुम तीनों का बहुत बेनिफिट होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको अगर कोई टास्क तो। हेलो? हेलो। हेलो? कॉल नहीं उठाया तो कोई नहीं, आ जाएगा मुझसे तो मैं अभी जा सकती हूँ? जाने का। फिर उसको आपकी खोल लिया आवाज जाए। नहीं आ रही। बस 1 मिनट देना मुझे। हेलो? 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 चंदना? हेलो वंदना? चंदना इज देयर? No, I understand. I understand your concern. So, what she is doing right now? That is why I wanted to talk to her because I am taking classes for other students. So I can help her out in a way कि हाँ। तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो जो OH है उसका प्लस M इफेक्ट होता है। जो OH है उसका प्लस M इफेक्ट होगा, प्लस M इफेक्ट होगा तो मतलब वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है। बट एक और बात है, इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। देखो, जब भी स्टेबिलिटी की बात आएगी, तुम्हें पता है कि प्लस M और प्लस आई तो इंक्रीज करेंगे और माइनस M माइनस आई डिक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पे है प्लस का M और माइनस का आई, तो तुम्हें पता है कि M ज्यादा स्ट्रोंग होता है आई से, है ना? तो इसलिए तुम ऑर्थो और पैरा में तो इफेक्ट लगाओगे रेजोनेंस वाला, और मेटा के ऊपर तुम मतलब माइनस आई तो सब में होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इसमें होगा मैक्सिमम। फिर दूसरे नंबर पे इस पे, फिर इस पे सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होगी क्योंकि दूर है और यहाँ पे है ही नहीं, जीरो। तो तुम समझ सकते हो जो थर्ड वाला पॉइंट है उसके केस में अगर, अरे ये नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा, हाँ। तो अगर तुम इसमें ये देखोगे तो माइनस आई यहाँ पे प्लस एम भी है, यहाँ पे भी प्लस एम है। तो अब मुझे ये देख के बताओ कि इस केस में फर्स्ट और थर्ड का रेजोनेंस तो सेम है, लेकिन फर्स्ट वाले का माइनस आई ज्यादा है।
तो अगर तुम फर्स्ट और थर्ड में से कंपेयर करोगे, क्या थर्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट से? समझ में आया या दोबारा समझ? पर ठीक है, तुम टेक्स्ट करते रहना, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या दोबारा पूछना हो तो भेजिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बात याद रखना, प्लस एम ऑर्थो और पैरा पे सेम होता है। माइनस आई सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो पे, फिर मेटा पे और फिर पैरा पे, क्योंकि डिस्टेंस की बात है। अब अगर देखो ऑर्थो पे, मेटा पे सिर्फ माइनस आई है, तो मेटा तो सबसे कम होगा। सिर्फ माइनस आई मतलब नॉर्मल से भी नेगेटिव। नॉर्मल नॉर्मल फोर्थ है, उससे भी नेगेटिव, तो वो होगा मेटा। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में देखें, प्लस एम की वजह से वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव पैरा होगा, क्योंकि माइनस आई कम है। बताओ डाउट है इसमें कि नहीं? बताओ कोई डाउट है तीनों में? लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, फिर खत्म हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे देखोगे, इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तीन बेंजीन रिंग की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तीन बेंजीन रिंग की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरे केस में तुम देखोगे दो बेंजीन रिंग है तो थोड़ी सी और स्टेबिलिटी, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है तो बहुत स्टेबिलिटी। तो बेंजीन रिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। बेंजीन के बाद स्टेबल होता है एलाइल वाला पार्ट, तुम्हें पता है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन भी आ जाता है, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ही मेन है इस केस में, और एंड में आता है ये, है ना। एंड में आता है सिर्फ ये। समझे? तो इसका एक ही मतलब कंक्लूजन है कि क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि जितना ज्यादा रेजोनेंस बढ़ाओगे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। पहले केस में तीन बेंजीन रिंग है, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, खत्म हो गया टॉपिक। अन्विता, अगर तुम लेट हो रही हो इसके बाद, तो अभी जा सकती हो। इनके लिए मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो तुम आके भी कर सकती ठीक है सर। हो। हाँ, बस क्वेश्चन करवाने के बाद में हम टॉपिक ये खत्म करने वाले हैं। एक सर मिनट देना बस प्रतिज्ञा नहीं मुझे। है क्लास में। एक मिनट देना मुझे। हेलो। 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 गुड इवनिंग चंदना, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल। I called you and Vandana as well. So she told me like you are in hometown, and I heard कि you are preparing for NEET this year. Like, are you going to college sincerely, or it's just like time pass and more focus on NEET? Okay. So right now I have three students in NEET group. One is Anvita, and remaining two are the new girls. So I thought like you can join this group, and through this you will get everyday's task. Okay. So because of that, you will have continuity in your study. Right now, you do you have continuity? Like, mm, from how many months you are reading properly? You are not reading properly. Okay, that's what key. Yeah, for NEET, like we will prepare sincerely, and this time you have more number of tests also. So tomorrow onward, you can attend class. I'll add you in the group, and then like you can attend regular classes. Okay.
And this year you have to crack NEET exam. I also got Atal Bihari Vajpayee Medical College, Bangalore. You want Atal Bihari Vajpayee? You want Atal Bihari Vajpayee Medical College, Bangalore? BMC, Bangalore Medical College. Actually, lot of professor are um, this. What should I say? They are transferred to the Atal Bihari Vajpayee Medical College. So can I leave? अरे तुम यहीं पे थी अनमिता? हाँ बस मुझे क्या बोलते हैं, कुछ सेकंड देना. अभी निकल रही हो क्या? रेडी हो हाँ गई? हाँ ठीक है फिर. थैंक यू सर. ओके. हाँ, सो दैट्स व्हाट कि this is what you have to vote, and now I'm adding you in the group. So whatever will be the update, like, will you be able to join most of the classes? Okay, sure, then I'm adding you in the group. Okay. Okay. हाँ guys, तो आवाज आ रही है मेरी? प्रतिज्ञा, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है. हाँ ठीक है. तो कल से हम एक लड़की को और ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि वो हिंदी नहीं समझ पाती, मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं है. तो तुम सब लोग कंफर्टेबल हो गए इंग्लिश यस सर. में? ठीक है. प्रतिज्ञा, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं ये, उसके बाद सेशन एंड करते हैं, उसको ग्रुप में डालते हैं. बहुत सिंसियर लड़की है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा सिंसियर. जितने भी टास्क दे दो ना, एकदम टाइम पे करती है, खतरनाक टाइम पे करती है. मैं 100% श्योर हूँ कि जैसे वो add होगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उससे, बहुत ज्यादा. समझ गए? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. ठीक है. तो हमें देखना है कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से. एलाइल तो बहुत स्टेबल होता ही है अपने आप में, ये एलाइल है ना. दूसरे वाला अगर तुम देखोगे, इसमें रेजोनेंस है प्लस आई, सॉरी, एम इफेक्ट. और यहाँ पे भी तुम देखोगे कि रेजोनेंस की वजह से ये बेंजाइल भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. मेक सेंस? कोई डाउट? तो क्या हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइल, क्योंकि उसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा है. 4 मॉलिक्यूल है रेजोनेंस के लिए, 4 मतलब 3 डबल बॉन्ड है ऐसे, है ना. उसके बाद डी वाला होगा क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है. और लास्ट में ए वाला होगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड है. रेजोनेंस तीनों में है, लेकिन बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा रेजोनेंस 3 डबल बॉन्ड, बी में 2 डबल बॉन्ड और ए में एक डबल बॉन्ड है. कोई डाउट? हेलो 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 हेलो. सर अब हम केमिस्ट्री अब हम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ेंगे या कोई और सब? बस अभी इतना ही केमिस्ट्री के यहीं तक करेंगे, ये लास्ट टॉपिक. मुझे आंसर बताओ, आगे क्लास नहीं होगा? कब पे पढ़े? आगे का क्लास रहने देते हैं, इसलिए मैंने क्लास कम की है क्योंकि मैं मॉर्निंग में ट्रैवल करूंगा 5 बजे. सर लेकिन अभी और क्लासेस नहीं होगा? नहीं, अभी और क्लास नहीं होगा. सर क्या? और क्लासेस नहीं होगा क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ट्रैवल करना है. अब मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी.
मैं कह रहा हूँ मुझे मॉर्निंग में ट्रेवल करना है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा आज। हाँ ठीक है सर। आवाज आ रही है ना मेरी अभी अच्छे से? हाँ यस सर। फिर जल्दी से सेकंड वाले का आंसर बताओ दोनों। फोर्थ। फोर्थ। देखो, इसका रेजोनेंस में माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है। इसका कौन सा प्लस एम इफेक्ट होगा। correct? और इसमें अगर देखें तो जीरो है, तो अब खुद बताओ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए। थर्ड वाले। समझ में क्या बोला था? प्लस एम और प्लस आई स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, प्लस में लेके जाता है। तो ये अकेला जो प्लस में लेके जा रहा है। कोई डाउट? और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें पूछा इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा है। फोर्थ। क्यों? ये जो OCH3 है ना, इसका मतलब ये रेजोनेंस की तरह भी काम करता है, और ये प्लस आई इफेक्ट तो है ही, है ना। तो इस वजह से तुम देखोगे इसका सी ज्यादा होना चाहिए था स्टेबिलिटी। यहाँ पे सही है। क्यों? पहले में रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे में रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। इसमें पहले में डबल बॉन्ड है, दूसरे में 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये एक। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक होता है तो वो नेगेटिव को कम करता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा कम कर देगा स्टेबिलिटी को। किसकी ज्यादा हुई? पहले वाले की ज्यादा हुई। बस लास्ट वाले का आंसर गलत है, गलत पूछा है। अगला स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। क्यों? ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे अल्फा है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे जो अल्फा है। तो टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरे केस में टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तीसरे केस में तो बहुत ही अनस्टेबल होता है फिनाइल आयन। और फोर्थ में यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, सिर्फ यहीं पे हाइड्रोजन है, सिर्फ 1 अल्फा। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो 7 अल्फा वाला सबसे ज्यादा, फिर 4 अल्फा, फिर 1 अल्फा, और यहाँ पे तो है ही नहीं। अल्फा पॉजिटिव बहुत ही अनस्टेबल होता है। बताओ कोई डाउट इसमें? नो। कार्बोकैटायन जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। 6 अल्फा, 3 अल्फा, यहाँ पे अल्फा है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा कौन है?
थर्ड वाला। सबसे कम कॉमन है फर्स्ट वाला। लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन सा है? क्यों? अभी हमने फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर ऐसे बेंजीन रिंग के ऊपर तुम देखोगे तो उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, पूरी रिंग ही खराब हो जाएगी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सर फोर्थ वाला भी बताओ तो हो फिर। सकता है ना। फोर्थ वाला तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। बेंजाइल, एलाइल, बेंजाइल, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। ओके। सबसे ज्यादा स्टेबल है बल्कि ये तो, क्योंकि रेजोनेंस सबसे ज्यादा है इसमें। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे सबसे ज्यादा फोर्थ वाला आएगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट और लास्ट में थर्ड। तो कोई डाउट? नो सर। तो अभी के लिए इतना ही। इसको एक तो मैं जल्दी से शेयर कर दूंगा क्योंकि फिर मैं क्या बोलते हैं भूल जाऊंगा इसको।